गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने जैसा कि आप जानते हो कि जो प्राचीन भारत है उसके बारे में हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था। और प्राचीन भारत को जो जानने के जो विभिन्न स्रोत थे, चाहे पुरातात्विक स्रोत हो, चाहे ऐतिहासिक ग्रंथ हो या धार्मिक ग्रंथ हो, उसके बारे में क्या है हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया था। आज के क्लास में अपन प्राचीन भारत से संबंधित जो विभिन्न तथ्य हैं, जिसका कंपटीशन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है, काफ़ी उपयोगिता रहता है, और जहाँ से प्राचीन भारत में क्वेश्चन उठते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सर्वप्रथम जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको स्रोत के आधार पर इतिहासकारों द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है उसको देखते हैं। एक तो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य ऐसे समय को इतिहासकारों द्वारा माना जाता है जिसमें जिस काल से संबंधित कोई लिखित साक्ष्य क्या है इतिहासकारों को नहीं मिला है। उसमें मुख्य रूप से इतिहासकारों द्वारा पाषाण काल को रखा जाता है। दूसरा जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें इतिहासकारों द्वारा ऐसे काल को रखा जाता है जिसमें इतिहासकारों को लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन इतिहासकारों द्वारा उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को इतिहासकारों द्वारा ऐसे काल को रखा गया है जिसमें इतिहासकारों को लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं और इसके साथ ही साथ उसको इतिहासकारों द्वारा पढ़ा जा सका है। इसमें मुख्य रूप से वैदिक काल से संबंधित और उससे आगे वाले जो समय है, वैदिक काल के बाद जो मौर्य युग आता है, जो मगध साम्राज्य आता है, 16 महाजनपद आता है, इसके अतिरिक्त जो गुप्त काल आता है, उसके बाद वाले जो समय है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में मुख्य रूप से पाषाण काल को रखा जाता है और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल में वैदिक काल और वैदिक काल से आगे का जो समय है उसको इतिहासकारों द्वारा रखा जाता है। एक चीज़ यहाँ से एक और फैक्ट बनता है जिसको आपको याद रखना है कि 1820 में जर्गेनस प्रोम्सन नामक जो इतिहासकार है उसके द्वारा प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में बांटा गया था। दूसरा यहाँ से एक और फैक्ट बनता है जिसको आपको याद रखना है कि भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है। ये 2 फैक्ट हैं जिसको आपको याद रखना है, खासकर किसको, कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसको माना जाता है, तो उसमें भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम प्राग ऐतिहासिक युग से हम प्रारंभ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि आद्य ऐतिहासिक युग में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, फिर ऐतिहासिक युग में वैदिक काल से आगे वाला समय प्रारंभ करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो मुख्य रूप से प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल से संबंधित जो भी मुख्य तथ्य हैं जो कंपटीशन एग्जाम के आधार पर आपके लिए महत्वपूर्ण है उससे संबंधित चीज़ों का अपने द्वारा अध्ययन किया जाएगा। पाषाण काल को भी क्या है इतिहासकारों द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। एक तो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल से संबंधित। ठीक है। यहाँ यदि आपको कन्फ्यूजन होगा तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। यहाँ 2 चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एक तो सर्वप्रथम क्या है, प्राचीन भारत को भारतीय इतिहासकारों द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक तात्पर्य ऐसे का जिसका क्या है लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं किसी प्रकार का, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में इतिहासकारों को लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन इतिहासकारों द्वारा उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा जो है ऐतिहासिक युग जिसमें क्या है इतिहासकारों को लिखित साक्ष्य मिला है और इतिहासकारों द्वारा उसको भली भांति पढ़ा जा चुका है। ठीक है। अब इन चीज़ों को हम नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे। यहाँ जो चल रहा है वो ये वाला पोर्शन चल रहा है प्राग ऐतिहासिक युग जिसमें पाषाण काल को रखा जाता है। ठीक है। उसको आज हम अपने द्वारा अध्ययन किया जाएगा। इसमें आपको ये देखना है कि पाषाण काल को भी इतिहासकारों द्वारा
तीन भागों में बांटा गया है। एक तो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में कौन कौन सी ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जिसको विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में, चाहे पीएससी में, चाहे व्यापम में, या फिर मान के चलो रेलवे में, एसएससी में, तमाम प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में क्या है पूछा जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन जिसका अध्ययन हमारे द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में जो विभिन्न चीज़ें हैं, जैसे मान के चलिए एक तो इसको क्या है चार भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आधार के रूप में, ठीक है, दूसरा काल के रूप में, काल के आधार पर, तीसरा लक्षण के आधार पर, और चौथा औजार के आधार पर, और उससे संबंधित या उस काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल भारतीय भौगोलिक सीमा के अंदर या फिर भारतीय भौगोलिक सीमा के बाहर, जैसे पाकिस्तान एरिया में हो गया या फिर क्या बोलते हैं बलूचिस्तान एरिया में हो गया, जहाँ से भी इस तीनों कालों के अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं, इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं, उससे संबंधित चीज़ों को अपने को अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त क्या है, जो इन तीनों कालों में इन तीनों कालों के मानव समुदाय द्वारा विभिन्न जो आविष्कार किए गए, खोज किए गए, जिसका हमको यहाँ पास अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम काल कौन जो तीनों काल है उसको किस किस समय के आधार पर बांटा गया है। तो इतिहासकार द्वारा पूरा पाषाण काल को 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक रखा गया है। बीसी से तात्पर्य ईसा पूर्व से पहले के समय को माना जाता है। तो कहने का मतलब पूरा पाषाण काल से तात्पर्य 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के समय को इतिहासकार द्वारा पूरा पाषाण काल के समय में रखते हैं। दूसरा 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के समय को इतिहासकारों द्वारा मध्य पाषाण काल के रूप में रखा जाता है, मध्य पाषाण काल के समय के रूप में रखा जाता है। तीसरा 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के समय को इतिहासकारों द्वारा नवपाषाण काल के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों कालों का समय का विभाजन है जिसका क्या है इतिहासकारों द्वारा किया गया है। दूसरा, इन तीनों कालों में इतिहासकारों को कौन कौन से लक्षण प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर इतिहासकारों द्वारा इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका अध्ययन हमको करना है। एक तो देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के जो मुख्य लक्षण थे उसमें ये है कि उस काल में या उस समय में जो मानव समुदाय पाए जाते थे उनका जो जीवन स्तर था या रहन सहन था वो मुख्य रूप से आखेटक या फिर जिसको शिकारी कहा जाता है उसके रूप में माना जाता है। माने कहने का मतलब जो मानव समुदाय उस समय पाए जाते थे वो क्या है शिकार के माध्यम से जो अपनी जो भोजन की जो विभिन्न आवश्यकताएं थी या फिर भोजन का जो आवश्यकताओं की पूर्ति थी उसको करते थे और उसके माध्यम से जो मांस या फिर मीट मिलता था उससे अपना जीवन निर्वहन करते थे। ठीक है, तो इस काल की एक प्रमुख विशेषता क्या थी, इनका जो इस समय का जो मानव समुदाय था वो आखेटक या शिकारी जीवन जीते थे और खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन जीते थे। माने एक स्थल से दूसरे स्थल में जा कर के विभिन्न जो पेड़ पौधे रहते थे उससे जो विभिन्न जो उत्पाद थे उसके माध्यम से अपना क्या है जो भोजन की आवश्यकताएं थी उसका पूर्ति करते थे। ये 2 महत्वपूर्ण लक्षण थे पूरा पाषाण काल के। कौन कौन सा, कि इस समय के जो मानव समुदाय थे वो आखेटक या शिकारी जीवन जीते थे और दूसरा खाद्य संग्राहक के रूप में क्या है जीवन जीते थे। इस समय एक महत्वपूर्ण चीज जिसको आपको याद रखना है उसमें यह है कि इस समय क्या है किसी प्रकार का कृषि या पशुपालन नामक जो चीजें थी उनका किसी प्रकार का इनको ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित जो लक्षण है या विशेषताएं हैं जिसके आधार पर इतिहासकारों द्वारा उसको मध्य पाषाण काल में रखा गया है। उसमें यह है कि इस काल में जो मानव समुदाय पाए जाते थे उसमें एक तो सर्वप्रथम ये जो आखेटक या शिकारी जो विशेषता थी वो यहाँ भी पाई जाती थी, लेकिन यहाँ एक नई विशेषता का शुरुआत हो गया था, उसको बोलते हैं पशुपालन। मानो विभिन्न जो पशुएं थी जैसे मान के चलो जैसे पालतू पशु के रूप में जैसे कुत्ते वगैरह या फिर अन्य जो पालतू जानवर थे उनका पालन यहाँ क्या है धीरे धीरे क्या है इन मानव समुदाय द्वारा प्रारंभ किया जा चुका था। ये जो विशेषता है वो मध्य पाषाण काल की थी।
तीसरा जो चीज़ें हैं नवपाषाण काल, इसमें विस्तृत तौर पर यहाँ के जो मानव समुदाय थे उनमें कृषि जो चीज़ें थी और पशुपालन की जो चीज़ें थी वो विस्तृत रूप में प्रारंभ हो चुकी थी। जब कृषि और पशुपालन जैसी जो विशेषता है विस्तृत रूप में क्या है शुरुआत हो चुकी थी, तो इस स्थिति में क्या है वो कृषि करने के लिए या कृषि का जो उत्पादन है उसके पकने तक के लिए या उसके उत्पादन होने तक के लिए क्या है उनको उस स्थल पर क्या है रुकना पड़ता था। ठीक है, जैसे मान के चलिए चावल का उत्पादन कर रहे हैं तो उस स्थिति में 3-4 महीने का समय लग ही जाता है बुआई से लेकर के उसका कटाई में जाए तक। तो ऐसे विभिन्न प्रकार का जो क्या है कृषिगत जो चीज़ें हैं उसका उत्पादन करते थे, तो उनका रख रखाव के लिए उनका अंतिम उत्पाद तक के निकलने तक के लिए क्या है उनको स्थायी रहना मजबूरी हो गया था। इसीलिए क्या है कि इस अवस्था में मानव समुदाय का क्या है स्थायी निवास प्रारंभ हो गया था। जब स्थायी निवास प्रारंभ हो गया था तो उस स्थिति में अपने निवास के लिए किसी न किसी प्रकार का मकान का व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिए थे, जिससे क्या है कि आसपास में विभिन्न क्या है कबीलों का निर्माण हो गया था। माने मानव समुदाय एक समूह में रहना प्रारंभ कर दिए थे स्थायी निवास के आधार पर। जब स्थायी निवास के आधार पर एक साथ रहना करना प्रारंभ कर दिए थे तो उस स्थिति में कहीं न कहीं इस स्तर पर क्या है परिवार और नातेदारी जैसे जो संस्थाएं हैं उसका क्या है प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण क्या है इस अवस्था में सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ आप ये याद रखना है कि नवपाषाण काल में क्या है कृषि और पशुपालन की विस्तृत शुरुआत यह मानव समुदाय द्वारा प्रारंभ हो गई थी। इसके साथ साथ क्या है स्थायी निवास भी इस समय क्या है प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभ इस काल में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा चीज अब देखते हैं औजार के रूप में जो पूरा पाषाण काल के जो मानव समुदाय थे उनके द्वारा क्वार्टजाइट जो खनिज थे उसके माध्यम से पूरा की जाती थी, सल्क के द्वारा की जाती थी, ब्लेड के माध्यम से की जाती थी। तो ये यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन की जा सकती है कि पूरा पाषाण काल में जो मानव समुदाय है उसको द्वारा किस प्रकार के जो औजार थे उसका प्रयोग किया जाता था। तो आपको बताना है क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड, इससे जो खनिज मिलते थे उसके माध्यम से क्या है अपने औजार का निर्माण किया जाता था। दूसरा मध्य पाषाण काल में जो औजार प्रयोग किए जाते थे उसको माइक्रोलम के नाम से जाना जाता था। ये माइक्रोलम जो है वो सूक्ष्म पत्थर से निर्मित होते थे। सूक्ष्म पत्थर से जो निर्मित जो औजार होते थे उसको मध्य पाषाण काल में माइक्रोलम के नाम से जाना जाता है, जिसको इतिहासकार द्वारा माइक्रोलम के नाम से संबोधित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है माइक्रोलम के रूप में। ठीक है, और तीसरा जो है नवपाषाण काल में जो औजार जो प्रयोग होता था वो स्लेट के जो चीज़ें होती थी उसके माध्यम से जो बनता था उसका प्रयोग नवपाषाण काल के मानव समुदाय द्वारा किया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल, माने ये तीनों काल से संबंधित भारतीय परिप्रेक्ष्य में या भारतीय भौगोलिक सीमा में कौन कौन से स्थल हैं जहाँ से ये तीनों काल के क्या है अवशेष या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसके बारे में हमको देखना है। याद रहे जो प्राचीन काल से संबंधित जो क्वेश्चन की जाती है वो क्या है काफ़ी हद तक यहीं से कवर की जाती है या यहीं से पूछा जाता है, तो इसको आपको और अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, अब देखते हैं पूरा पाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक तो सर्वप्रथम तमिलनाडु हमारे देश में एक राज्य है नीचे दक्षिण भारत में, वहाँ से एक क्षेत्र है जिसका नाम है बेतिरम पक्कम। इस बेतिरम पक्कम से पूरा पाषाण काल के क्या है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश में एक हथनोरा नामक स्थान है, वहाँ से पूरा पाषाण काल के मानव खोपड़ी से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, जिसको मानव खोपड़ी से संबंधित प्रथम साक्ष्य के रूप में माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो नर्मदा घाटी बेसिन है मध्य प्रदेश में, जिसको भीमबेटका के नाम से जाना जाता है क्षेत्र में है, वहाँ चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य भी इतिहासकारों को मिले हैं, जिसको इतिहासकारों द्वारा तीनों कालों से संबंधित बताया गया है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण, मध्य और नवपाषाण काल से संबंधित। इसके अतिरिक्त मिर्जापुर जिला जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है
वहाँ भी इन तीनों कालों से संबंधित अवशेष मिले हैं। खासकर पूरा पाषाण काल से संबंधित इतिहासकारों को अवशेष मिले हैं। तो जो स्थल है पूरा पाषाण काल से संबंधित भारतीय सीमा के अंतर्गत, उसमें तमिलनाडु का व्यतिरमपक्कम, दूसरा हथनोरा जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। तीसरा जो भीमबेटका है, जिसको नर्मदा घाटी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, वो मध्य प्रदेश में है। वो चित्रकारी, वहाँ से चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। इसके पश्चात क्या है, मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भी क्या है पूरा पाषाण के काल के क्या है अवशेष मिले हैं। इसको इसमें मुख्य रूप से भीमबेटका वाला जो क्षेत्र है या भीमबेटका वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको याद रखना है। हालांकि इसको सभी को याद रखना है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है उसको आपको मुख्य रूप से आपको याद रखना है। दूसरा मध्य पाषाण काल से संबंधित भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण स्थल है उसके बारे में देखते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश में एक चौपानी मांडो करके एक स्थान है, वहाँ से क्या है मृदभांड के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड से तात्पर्य ये होता है कि जो मिट्टी के बर्तन जो प्रारंभिक स्तर पर मानव समुदाय द्वारा उपयोग किया जाता था, उसको मृदभांड के नाम से जाना जाता है। उसका क्या है प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो करके उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है, वहां से मिलता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त मध्य पाषाण काल के अवशेष एराम नहराम करके उत्तर प्रदेश में भी एक क्षेत्र है, वहां से भी मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त नागौर जो कि राजस्थान में है, वहां से भी मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में आदमगढ़ करके एक क्षेत्र है, वहां से पशुपालन के से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित इतिहासकारों द्वारा माना जाता है। ठीक है। अब देखते हैं नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल। इसमें जो मुख्य रूप से जो काफ़ी बार क्या है एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा, कई बार आप कंपटीशन का कुछ भी पेपर को निकालोगे तो नवपाषाण काल के जो अवशेष हैं वो क्या बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, वहाँ से नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। और इसके अतिरिक्त बुर्ज होम से एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको गर्तवास बोला जाता है, गर्तवास के प्रमाण मिले हैं। गर्तवास से तात्पर्य है कि जमीन के अंदर जो सुरंग रहता है, वहाँ यदि मानव समुदाय द्वारा निवास किया जाता है तो उसको गर्तवास के नाम से जाना जाता है। उसको इसके अवशेष बुर्ज होम या कश्मीर से मिले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त बुर्ज होम से ही कब्र में मालिक के साथ साथ कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं, जो कि आपको कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो नवपाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है बुर्ज होम, जहाँ से गर्तवास के प्रमाण के साथ साथ मालिक के साथ साथ कुत्ते के भी अवशेष कब्र में मिले हुए आपको मिलेंगे। वो बुर्ज होम वाला क्षेत्र है जो कि पेपर में आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त नवपाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो क्या है, कोडिबा जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ चावल के प्रमाण क्या है इतिहासकारों को मिला है। ठीक है। इसके अतिरिक्त बलूचिस्तान वाला एरिया, हम लोग जब आगे और बढ़ेंगे तो बलूचिस्तान वाला एरिया मैं मैप के माध्यम से बताऊंगा, उसमें आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जस्ट साइड में है बलूचिस्तान। ठीक है। तो वहाँ से मेहरगढ़ करके एक क्षेत्र है, वहाँ से कृषि के पहले प्रमाण मिले हैं, जो कि नवपाषाण काल से संबंधित माना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको क्या है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है। अब दूसरा जो आधार है तीनों कालों में ऐसे संबंधित वो है खोज, जिसके बारे में हमको अध्ययन करना है। यहाँ से भी क्या है क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं पूरा पाषाण काल में इस समय के जो मानव समुदाय थे उनके द्वारा आग का खोज किया जा चुका था, लेकिन क्या है उस समय में जो आग का खोज उनके द्वारा किया गया था उसके बारे में या उससे संबंधित व्यवहारिक उपयोग के बारे में पूरा पाषाण काल के जो मानव समुदाय थे उनको नहीं मालूम था। ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा मध्य पाषाण काल से संबंधित इस क्षेत्र में माने इस समय आते तक क्या है जो आग का जो खोज पूरा पाषाण काल के जो मानव समुदाय द्वारा किए गए थे वो मध्य पाषाण काल के आते तक क्या है उनके माने आग के जो विस्तृत प्रयोग है, जैसे खाना बनाने के लिए या किसी चीज़ को पकाने के लिए या फिर मान के चले किसी को भूनने के लिए या फिर पशुओं जंगली जानवर को डराने के लिए, ऐसे तमाम प्रकार के जो व्यवहारिक उपयोग
लोग हैं उनके बारे में क्या है, मध्य पाषाण काल के जो मानव समुदाय थे उनको मालूम हो चुका था। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। आग की खोज आपको याद रखना है पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन उसके उपयोग के बारे में मालूम नहीं था। दूसरा चीज इसके व्यवहारिक या विस्तृत प्रयोग के बारे में जो जानकारियां थी वो मध्य पाषाण काल के क्या है जो मानव समुदाय थे उनको मालूम हुआ था। तीसरा, अब नव पाषाण काल से संबंधित खोज के बारे में देखते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से जो कृषि की खोज है, ठीक है, कृषि का उत्पादन है, विधिवत पशुपालन है। इसके अतिरिक्त जब कृषि की खोज हुई, विधिवत पशुपालन हुआ, तो उन सब चीज़ों के रखरखाव के लिए क्या है कि व्यक्ति को एक से माने अधिक समय तक एक स्थान पर रहना पड़ता था, जिसके कारण बस्ती का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। तो कृषि की खोज, विधिवत क्या है पशुपालन, इसके साथ साथ बस्ती का निर्माण, इसके साथ साथ एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर जाने के लिए आवागमन के लिए पहिए की खोज भी इसी समय माना जाता है। तो ये जो नव पाषाण काल है उसमें मुख्य रूप से कृषि की खोज, विधिवत पशुपालन का प्रारंभ होना, बस्ती का निर्माण होना, यातायात के लिए क्या है पहियों की खोज होना, ये तमाम प्रकार की खोज क्या है नव पाषाण कालीन से संबंधित है, जिसको इतिहासकारों द्वारा रखा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त 2-3 कॉन्सेप्ट और है जिसको आपको याद रखना है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। वो ये है कि ये क्वेश्चन किया जाता है कि मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सर्वप्रथम जो औजार हैं वो कौन से हैं। तो मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो प्राचीनतम जो औजार हैं उसको इतिहासकार द्वारा कुल्हाड़ी के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्राचीनतम जो औजार है वो कुल्हाड़ी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और कॉन्सेप्ट है कि मानव द्वारा क्या है कि प्रयोग में लाए जाने वाला जो प्राचीनतम या सबसे पहले जो पालतू जानवर था वो कौन सा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन किया जाता है। तो इसके उत्तर के रूप में आपको याद रखना है कि मानव द्वारा क्या है प्राचीनतम या पहले पालतू पशु के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जो जानवर था वो कुत्ते के रूप में था, या कुत्ते को क्या है पालतू पशु के रूप में पहला प्रयोग किया गया मानव समुदाय द्वारा। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट हो गया। एक तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है करके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसके आंसर के रूप में तांबा को आपको रखना है। माने मानव समुदाय द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाला धातु के रूप में तांबे को माना जाता है। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको मेरे द्वारा क्या है कि आपको समझाने का कोशिश किया गया है। वैसे तो क्या है प्राचीन भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पढ़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है 80 से 85% क्वेश्चन जहाँ से कवर होता है, तो मेरे द्वारा उसमें क्या है इसको कवर करने का कोशिश किया गया है। आशा है इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। और जैसे कोरोना काल चल रहा है, हमारे यहाँ क्या है लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी क्या है ऑफलाइन या फिर अन्य प्रकार की सुविधा नहीं होने के कारण क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो उस स्थिति में क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बेनिफिट होगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से, ऐसा मुझे आशा है। यदि आपको पसंद आया होगा तो नेक्स्ट जो इससे आगे वाली जो चीज़ें हैं उसको कोशिश करूँगा वीडियो के रूप में आप लोगों को प्रदान करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।